वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिसका मार्केट कैपिटल है 412.42 बिलियन का। और आज ही इसकी क्लोजिंग हुई है 80.05 INR। तो आज हमारे पास इसके दो खबरें हैं, एक तो गुड न्यूज़ है और दूसरी जो है बैड न्यूज़ है, बट बैड न्यूज़ भी इतनी बैड नहीं है। तो शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ से। न्यूज़ में है कि लाइक RBL बैंक में गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम निफ्टी बैंक इन मार्च 2022। भले ही RBL के बैंक के बारे में हो, लेकिन अगर RBL बैंक निफ्टी से अगर एक्सक्लूड हो रहा है तो इसको रिप्लेस करने वाला है कौन? तो और कोई नहीं, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जैसे इनका अपकमिंग रिव्यू है जो ड्यू है मार्च 2022 का, जिसमें ये लोग अभी एक्सक्लूड करने वाले हैं RBL बैंक को बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस और बाकी के जितने भी रीज़न है उसकी वजह से। लेकिन उसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक नई एंट्री कर सकता है एडलविस सिक्योरिटीज़ के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने ये बताया है। तो कोई भी कंपनी जब बैंक निफ्टी में एंट्री करती है तो वो उसी बेसिस पे करती है, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उनका आउटलुक अच्छा हो, उनकी ग्रोथ और फ्यूचर टर्म में उनका ग्रोथ अच्छा दिख रहा हो तो। लेकिन अगर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस एडिशन के बाद लो हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस लो होने लगता है, तो वो एनुअल बेसिस पे उनका वहाँ पे रिव्यू होता है और वहाँ पे एक्सक्लूड करके वो रिप्लेस करता है। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें जा रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर हमने अभी रिसेंटली अगर हमने देखा है कि जितने भी स्टॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो अच्छे स्टॉक है वो निफ्टी 50 में या गए हैं, वो उसके पहले एक अच्छी खासी रैली देते हैं। तो अगर आपको अभी निवेश करना है तो ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। अब देखते हैं कि बुरी खबरों में, तो बुरी खबरों में देखते हैं कि CBI बुक्स ओमकार स्पेशलिटी केमिकल्स डायरेक्टर फॉर एलिज्ड 145.51 करोड़ लोन फ्रॉड। अब ये जो फ्रॉड है ये कोई रीसेंट फ्रॉड नहीं है, ये बहुत पुराना फ्रॉड है, लेकिन अभी भी इसका इन्वेस्टिगेशन और मीडिया में इसके न्यूज़ चल रहे हैं। अभी ये 27 दिसंबर को फिर से यहाँ पे ये CBI की जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे ये फ्लैश हुआ है। तो देखते हैं इसमें हुआ क्या है। तो ये जो ओमकार स्पेशलिटी केमिकल्स है और इसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने अराउंड 145.51 करोड़ का लॉस जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया है। अब इसमें इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जितने भी फॉर्म्स होते हैं लोन के, जैसे कैश क्रेडिट होता है, इनलैंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट होता है, या फिर फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट, इन सारे तरीक़ों से जितना वो बना सकते हैं उससे उन्होंने 170.69 करोड़ का लोन उठाया बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब इन्होंने ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको एज अ लॉन्ग टर्म पर्पजेज़ में ले लिया। और उसमें भी उन्होंने जो कॉर्पोरेट लोन लिया था अराउंड 50 करोड़ का, उसमें से तो अराउंड 14.54 करोड़ का तो अभी तक पर्पज़ स्टेट किया गया नहीं है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये जब भी उन्होंने ये लोन लिया था, इसकी जो बैलेंस शीट है ये है अराउंड 2016, 2017 और 2018। यहाँ पे वो अगर आप एंट्रीज अगर देखें तो यहाँ पे फिक्टिशियस एंट्रीज उन्होंने की है। जब इसका ऑडिट हुआ है तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है कि जितना भी उन्होंने लोन लिया है उससे कम ही उन्होंने अमाउंट वहाँ पे एंट्री की हुई है। अब इन सब चीज़ों से होता ये है कि ये लोन अगर रीपे नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से जितना भी उनका लोन अमाउंट है वो डिक्लेयर किया जाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, और ये ऑलरेडी 2018 में नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, और ये RBI को भी रिपोर्ट किया गया है। अब इसके साथ दूसरी एक न्यूज़ है, ₹6,000 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा स्कैम, CBI फाइल्स 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट। अब ये जो स्कैम हुआ था ये भी पुराना स्कैम है, ये अभी का लेटेस्ट नहीं है, लेकिन अभी 25 दिसंबर को ये न्यूज़ फिर से फ्लैश की गई है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे दिल्ली का जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्पेसिफिकली जो ब्रांच है वहाँ पे ग्रुप ऑफ लोगों ने क्या किया है, अपने अकाउंट डिफरेंट तरीके से अपने अकाउंट ओपन करवाए और वहाँ पे 6,000 करोड़ जो है वो डिपॉजिट करवाया और उसको हांगकांग से उसको विड्रॉ करवाया। अब यहाँ पे उन्होंने जो 9 एक्यूज्ड है सप्लीमेंट्री जिनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किए उनके नाम भी दिए हुए हैं। और ये देखिए, द एजेंसी हैड इन 2015 बुक्ड सेवरल ऑफिशियल ऑफ द बैंक एंड अदर for allegedly making remittance of over 6,000 crore to Southeast Asian countries by 59 current account holder from the Ashok Vihar branch Bank of Baroda। मतलब ये 2015 में अशोक विहार जो ब्रांच है दिल्ली की, वहाँ पे इन्होंने 6,000 करोड़ का ये जो स्कैम किया है उसके बारे में इन्होंने बताया। बहुत पुरानी बात है। अब इसमें
क्राइम किया है, उन्होंने बैंक डिपॉज़िट किया, बैंक में अपना पैसा डिपॉज़िट किया और वो विड्रॉ कर लिया। ये तो सिंपल लिखता है, लेकिन यहाँ पे अगर सीबीआई ने क्या फाइंड आउट किया है कि जो रिलेटिवली तब बिहार जो अशोक विहार की जो ब्रांच थी वो नई थी और उनको परमिशन मिली गई थी इंटरटेन करने की फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ओनली इन 2013। और उन्होंने कहा है कि उनको 6000 करोड़ का जो ट्रांसफ़र हुआ वो अराउंड 8000 ट्रांजैक्शन में हुआ और वो हुआ बिटवीन 2014 एंड 2015 का। और इसमें उन्होंने ट्रांजैक्शन भी जो है वो 1 लाख यूएसडी से कम ही रखे, तो वो मशीन से कुछ भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं हुए। लेकिन अगर ऐसे हाई ट्रांजैक्शन होते हैं तो बैंक का काम होता है वो एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनाएं और ये जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है उसको मॉनिटर करें, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं। तो उसकी वजह से ये जो केस है अभी भी चल ही रहा है। लेकिन ये जबकि पुराना केस है और अभी तक ये न्यूज़ तो कब से डाइजेस्ट हो चुकी है मार्केट में, तो इसका भी अभी तक कोई स्टॉक पे इतना बुरा असर नहीं दिखता अनटिल एंड अनलेस कोई कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन इनके खिलाफ, बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ आती है। ऐसे ही एक बैंक फ्रॉड है जो 2 कंपनीज़ ने किया है, चीट बैंक्स अराउंड 70 करोड़ का किया है। अब इसमें भी उन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट है वो वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा को सबमिट किए थे और 70 करोड़ का लोन उठाया और ये लोन वो अभी रीपे नहीं कर पा रहे, तो ये भी नॉन पर्सनल असेट में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे जितने भी लोन्स उठाए जाते हैं और वो रिपे नहीं कर पाते हैं, तो इनकी वजह से होता क्या है, इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बढ़ता जाता है और जो कि किसी भी बैंक के लिए अच्छी बात नहीं होती है। जितना इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हायर होता जाता है तो उनकी जितने भी अर्निंग होती है तो वो उसको एडजस्ट करने में ही चले जाते हैं, तो उनका जो नेट प्रॉफिट होता है वो कम होने लगता है। अब देखते हैं गुड न्यूज़ में। तो यहाँ पे 6 दिसंबर को अशोक लेलैंड पार्टनर्स विद बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी इसमें क्या होने वाला है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और अशोक लेलैंड ये दोनों कस्टमाइज ऑफर बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे ऑफर करेगा कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू कस्टमर्स। किसके कस्टमर? अशोक लेलैंड के। तो अशोक लेलैंड के जितने भी कस्टमर हैं, अगर उनको कोई व्हीकल परचेस करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा उनको हेल्प करेगा। कैसे? तो ये लोग जो ऑटो लोन्स है वहाँ पे वो ईजिली मंथली रीपेंड करने के लिए या फिर ऑटो लोन्स के लिए ये बेस्ट सूटेड जो भी उनके लिए प्लान्स होंगे वो ऑफ़र करेंगी कस्टमर के लिए। तो ये दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा और अशोक लेलैंड दोनों के लिए अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मैनेजर है रंगराजन, उन्होंने कहा है दिस टाई अप ओपन्स अप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ इंस्टीट्यूशन। The bank will finance all customers for purchase of vehicle as well as provide any other financial services required by them। तो इसमें होगा क्या, अगर किसी को लोन भी लेना है तो वो लोन ले लेंगे, उनका जो मंथली रीपेमेंट जो ईएमआई वगैरह बेसिस का है तो बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन भी जाएगा और उनको ज़्यादा कस्टमर भी मिलेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी गुड न्यूज़ ही है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस के साथ में, और ये न्यूज़ है 9 दिसंबर की। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि विल सोर्स एंड फाइनेंस हाउसिंग लोन बोरोवर्स अंडर को लेंडिंग मॉडल। तो ये मॉडल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है जहाँ पे ये जो सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस है ये हेल्प करेगा उनको कि फॉर सोर्सिंग एंड फाइनेंसिंग हाउसिंग लोन बोरोवर्स अंडर को लेंडिंग मॉडल। तो इसमें हुआ क्या कि इनको ये सोर्स मिल जाएगा, तो इसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये लोन बिजनेस एक्सटेंड कर पाएगी अराउंड 1000 करोड़ एक फाइनेंशियल ईयर में। मतलब इनकी कैपेसिटी जो है लोन देने की वो बढ़ जाएगी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद ही हमने ये देखा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलरेडी नेवी के साथ में पार्टनरशिप की है। अब वो पार्टनरशिप के हिसाब चलते हुए उन्होंने इंडियन नेवी के साथ जो पार्टनरशिप की हुई उसमें उन्होंने लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अब ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसमें 2 वेरिएंट है। पहला तो उनको फ्री लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और जो आगे की जो 2 वेरिएंट है उसमें वो ऑफ़र करेंगे जॉइनिंग या फिर एनुअल फीस और जो भी गिफ्ट्स वगैरह उनका है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर रहा है, यहाँ पे एंगेज कर रहे हैं डिफरेंट सर्विसेज, जैसे कि पर्सनल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, इंटरनेशनल बैंकिंग, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बैंकिंग, रूरल बैंकिंग और नॉन रेजिडेंशियल इंडियन सर्विसेज एंड ट्रेजरी सर्विसेज। मतलब इनके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है यहाँ पे ओपन कर रहा है, तो उनको उतना बिजनेस और उनका एनुअल बेसिस पे जो उनका नेट प्रॉफिट है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी उनको प्रॉफिट में एक मार्जिन उनको मिल जाएगा। अब इतनी सारी न्यूज़ हम देख रहे हैं, तो अब देखते हैं कि चार्ट में ये कैसा दिखता है।
अब ये हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं डेली चार्ट। ओके, तो डेली चार्ट में अगर हम देखें, या तो फिर फर्स्ट हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्टॉक था वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, मतलब यहाँ से अराउंड 200 से ये कंटिन्यूस नीचे ही स्लिप हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे बनाई है, और यहाँ पे ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है, इसके बीच में ही ये ट्रेंड कर रहा था। फिर उसके बाद में ये हुआ है कि ये सपोर्ट यहाँ से लेते हुए इसने यहाँ पे अराउंड 79 के आसपास यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, और एक टारगेट 110 का यहाँ पे अचीव करके फिर से ये डाउन साइड में यहाँ पे आया। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये डाउन ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो गया, तो नहीं, कोई भी चार्ट अगर ब्रेकआउट देता है तो वो इसका जो सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट लेवल फिर से एक बार रीटेस्ट करता है। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे तो ये 79 के आसपास है, लेकिन अगर यहाँ से भी नीचे गिरता है तो उसको सपोर्ट है 73 का। तो ये 73 का यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से अपनी अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अगर इनकेस यहाँ से भी ये नीचे फॉल होता है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिलता है अराउंड 61 के आसपास। मतलब अगर 61 पे भी आता है तो भी यहाँ से इसको बाउंस बैक देना है। तो अभी के लिए जैसे बैंक निफ्टी में इसकी एंट्री होने वाली है, और बहुत सारे इसके टाइप जो बना है, जैसे कि अशोक लेलैंड के साथ है और हाउसिंग फाइनेंस है। तो इतनी सारी गुड न्यूज़ जो है, जैसे हमने इसकी बैड न्यूज़ भी देखी है, फ्रॉड केसेस वगैरह, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत पुरानी है, जैसे 2013, 2015 या 2018 में हुई है, तो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये स्टॉक वहाँ से गिर गया है। अब इसमें इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता जब तक कोई नई न्यूज़ इसमें, बुरी न्यूज़ इसमें ना आए। तो पॉजिटिव न्यूज़ ही यहाँ पे अच्छी दिख रही हैं, और उसके चलते हुए हम यहाँ पे एक टारगेट जो है 100 का टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और अगर 100 भी यहाँ पे सस्टेन होता है तो फिर से 110 और 120 के आसपास हमें ये जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।